Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about energy transition in India, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं, क्यों ये आर्टिकल आया. तो देखिए, हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 हुई थी. दैट वाज हेल्ड इन नवंबर 2021 और ये एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ऑफ UNFCCC वाज हेल्ड एट ग्लासगो. तो इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत स्ट्रैटेजी अनाउंस की. पंचामृत स्ट्रैटेजी मतलब 5 सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट इंडिया इज़ गोइंग टू टेक इन ऑर्डर टू कर्ब इन्वायरमेंटल डैमेजेस. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या 5 स्टेप्स इंडिया लेने जा रहा है वो COP26 में हमने अनाउंस किया और वो 5 स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया पंचामृत स्ट्रैटेजी. तो ये जो 5 स्टेप्स हैं या 5 सेट ऑफ कमिटमेंट्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट, इंडिया विल इंक्रीज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030. तो फॉसिल फ्यूल से आपको पता है, फॉसिल फ्यूल्स से एनर्जी प्रोड्यूस करने से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते हैं. तो इस कारण से इंडिया ने अपने लिए टारगेट रखा है कि हम लोग लगभग 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे. उसके अलावा इंडिया विल बी मीटिंग अबाउट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. तो रिन्यूएबल एनर्जी वो रिसोर्सेज होते हैं जो इन जनरल इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं. तो लगभग जितनी भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी लगभग 50% तक की एनर्जी रिक्वायरमेंट 2030 तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से पूरी करेंगे. तीसरा, इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030. तो यानी कि जितना भी हमारा प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन होने वाला है उससे लगभग 1 बिलियन टन्स हम लोग कम करेंगे. तो हर देश का अपना एक प्रोजेक्शन होता है कि आने वाले 10 सालों में हम कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट करने वाले हैं. तो इंडिया का भी इस तरह का अपना प्रोजेक्शन है. तो उसमें अब मोदी जी ने अनाउंस किया अंडर दिस पंचामृत स्ट्रैटेजी कि जो भी हमारा प्रोजेक्शन है उससे 1 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग कम इमिट करेंगे. उसके अलावा बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस इट्स कार्बन इंटेंसिटी बाय 45%. कार्बन इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट GDP. तो ये ओवरऑल कार्बन इमिशन की बात नहीं हो रही है, कार्बन इंटेंसिटी हम लोग 45% तक घटा देंगे by 2030 with respect to 2005 level. And last one, by 2070 India will achieve the target of net zero. यानी कि 2070 तक हम इस तरह की अपनी इकॉनमी को डेवलप कर लेंगे कि जितना भी ग्रीन हाउस गैस हम इमिट करेंगे एटमॉस्फेयर में उतना ही ग्रीन हाउस गैस हम लोग एब्जॉर्ब भी करेंगे, सेक्विस्टरेट भी करेंगे, ताकि ओवरऑल इंडिया कुछ भी नेट फॉर्मेट में ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में ना रिलीज करे. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो. जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिट करेंगे उतना हम लोग एब्जॉर्ब भी कर लेंगे एंड दैट्स इज हाउ वी विल बिकम नेट जीरो बाय 2070. अब देखिए, इसमें जो ये पहला टारगेट है कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी हम अब बढ़ाएंगे 500 गीगावाट तक, इसको एनालाइज करने के लिए कुछ डाटा मैंने आपके सामने रखा है. तो देखिए, अभी तक हमारे देश में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उन सबको एक साथ मिला लिया जाए तो इट इज़ समवेयर क्लोज टू 395 गीगावाट टोटल. रिन्यूएबल सोर्सेज को और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को दोनों को मिला लिया जाए तो ये 3,95,075 यूनिट आप देख रहे हैं, ये मेगावाट में है. इसको अगर मिला लिया जाए, इसको गीगावाट में हम बोल सकते हैं 395 गीगावाट. तो 395 गीगावाट एनर्जी हम अभी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है. आउट ऑफ 395 गीगावाट वी प्रोड्यूस ओनली 160 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, जबकि लगभग 235 या 236 गीगावाट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कैटेगरी. तो मुद्दा ये है कि अभी तक हम लोग सिर्फ 160 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हमें बढ़ा करके 500 गीगावाट करना है बाय 2030. अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो टोटल जितना भी हमारा इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी है उसका 40%
नॉन फ्यूल सोर्सेज से आता है, जबकि रिमेनिंग 60%, लगभग 60% फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें प्रोड्यूस करना है, लेकिन अभी हम बस 160 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारी ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो लगभग 400 गीगावाट के आसपास है, उसका 40% के आसपास है। अभी इसीलिए इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि क्या ये जो टारगेट हमने रखा है ये फिजिबल है भी या नहीं, कि भाई 500 गीगावाट, अभी हमारी टोटली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 400 गीगावाट, उसमें से 60% जो है वो फॉसिल फ्यूल है, और हमने टारगेट रख दिया है कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सो ऑफ कोर्स दिस टारगेट इज़ हाईली एम्बिशियस। तो देखते हैं, इसको फुलफिल करने के लिए हमारी सरकार ने हाल फिलहाल में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया है ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे ओकेजन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल कम अंडर नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्स। तो अभी भी वी हैव ए लॉन्ग डिस्टेंस टू गो। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 160 गीगावाट, करना है 500 गीगावाट, लेकिन इसको मीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, और उस स्टेप का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसको समझने से पहले एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। देखिए, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है जी, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का मतलब ये है कि चाहे किस भी सोर्स से आप प्रोड्यूस करें हाइड्रोजन, उसका फीचर तो सेम ही होने वाला है, लेकिन अलग अलग जरिए से, अलग अलग मेथड से जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे हाइड्रोजन का हमने अलग अलग नाम दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेचुरल गैस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कार्बन उसको निकाल लेते हैं और सिर्फ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, और CO2 को अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। इसको ग्रे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटिंग इन नेचर। ग्रीन हाउस गैस हम लोग इन्वायरमेंट में सीधा सीधा छोड़ रहे हैं। नेचुरल गैस लिया, हाइड्रोजन रिलीज़ किया, और ग्रीन हाउस गैस सीधा सीधा एटमॉस्फेयर में छोड़ा हमने। ब्लू हाइड्रोजन के लिए नेचुरल गैस लेना होता है, हाइड्रोजन हमने प्रोड्यूस किया, यानी कि मीथेन से हमने हाइड्रोजन को निकाला, जो भी उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बना, ग्रीन हाउस गैस बना, उसको हमने अंडरग्राउंड स्टोरेज कर लिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया, जिससे ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग हो। तो ये इतना इन्वायरमेंट डैमेजिंग नहीं है, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम लोग ब्लू हाइड्रोजन कहेंगे। और ये इन्वायरमेंट डैमेज करके हाइड्रोजन बनाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। तीसरा हाइड्रोजन बनने का जरिया है वो सबसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिसमें हम लोग वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, वाटर को ब्रेक कर देंगे और उससे ऑक्सीजन निकाल लेंगे, और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, और हाइड्रोजन को फिर हम लोग अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दिस वुड बी द बेस्ट वन, क्योंकि इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैस तो छोड़िए, ग्रीन हाउस गैस तो नहीं रिलीज हो रहा, उल्टा हम ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, जिससे हम अपने एटमॉस्फेयर को और भी बेहतर बना रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। अब यूजेज ऑफ हाइड्रोजन अगर देखा जाए, हाइड्रोजन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का जी, और इसी कारण से हम लोग काउंट कर रहे हैं इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन में कि जो हमारा टारगेट है पंचामृत स्ट्रेटजी के अंदर 500 गीगावाट को, उसको फुलफिल करने में कुछ हद तक मदद करे। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो कई सारे तरीके से किया जा सकता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे हम लोग फर्टिलाइजर बना सकें, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बना सकें। हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल की तरह भी किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन को अगर हम बर्न करते हैं जब, तो क्रायोजेनिक इंजन में ये रॉकेट फ्यूल का भी काम करता है। हाइड्रोजन से पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ फ्यूल सेल्स। सो हाइड्रोजन फ्यूल्स सेल्स इस तरह से बनते हैं। देखो, एक तरफ से हाइड्रोजन डाला जाएगा, तो ये रेड कलर का जो हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो जा रहे हैं, वो जा कर के इस इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएंगे, और फिर इससे कैसा है कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा। ये येलो कलर का इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, और इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते ही ये ग्रीन कलर का हाइड्रोजन प्लस यानी कि प्रोटॉन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जब मूव करेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये प्रोटॉन यानी कि H+ इधर आकर के ऑक्सीजन से मिक्स होकर के वाटर बनाता रहेगा। एंड दिस इज़ हाउ इस पूरे प्रोसेस में वाटर भी बनता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी। और इस तरह के फ्यूल अरेंजमेंट, इस तरह के सेल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सेल। एंड हाइड्रोजन सेल is a non-fossil source of energy, and it can act as an alternative to fossil fuel, and this is how it can help India's transition from fossil fuel energy to non-fossil fuel energy sources. तो इस चीज़ का नेशनल हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस की है, ताकि हमारे गोल को अचीव किया जा सके। नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी में कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं।
चीपर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरह डेवलप किया जाएगा हाइड्रोजन को, और इसके लिए 25 साल का फी वेवर दिया जाएगा फॉर इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बिफोर जून 2025। मतलब अगर आप हाइड्रोजन बेस्ड पावर प्लांट बनाते हैं तो 2025 से पहले अगर आप हाइड्रोजन बेस्ड पावर प्लांट बनाते हैं तो 25 सालों के लिए आप किसी भी स्टेट में उसको बेच पाएंगे और उस पर आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मली कैसा होता है कि अगर आप आसाम में कोई पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसको वेस्ट बंगाल में बेचना चाहते हैं तो उस पर आपको ट्रांजिशन फ़ी पे करना होता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के मदद से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी जून 2025 से पहले तक, तो आपको 25 साल तक कोई भी ट्रांसमिशन फ़ी नहीं देना होगा। उसके अलावा सरकार जो है वो सस्ते दामों पे लैंड प्रोवाइड करा रही है अंडर एनर्जी पार्क, जहाँ पे आप हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हाइड्रोजन प्लांट्स लगा सकें। सेवरल मेगा मैन्युफैक्चरिंग जोन्स आर बीइंग डेवलप्ड सो दैट मोर एंड मोर हाइड्रोजन प्लांट्स कुड बी सेट अप अंडर नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी एंड इंडिया कुड मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्सेज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत हिंट्स भी आपको दे रखा है, प्लीज़ सी दिस हिंट्स और इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डॉलर स्वैप ऑक्शन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को लेने से पहले इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आपने बेसिक इकोनॉमी में जरूर पढ़ रखा होगा। तो जो भी एक्सचेंज रेट होता है, किसी भी एक्सचेंज रेट डिफाइंस द वैल्यू ऑफ वन करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर करेंसी। फॉर एग्जांपल रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट समवेयर इज क्लोज टू $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज़। एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो एक्सचेंज रेट डिसाइड होने के मुख्यतः तो दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग पेग्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, जिसमें सरकारें या सेंट्रल बैंक किसी भी एक देश की अपने करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स कर देते हैं। तो दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं, 13 या 14 ऐसे देश हैं, जैसे फिजी, कुवैत, यानी कि स्मॉल इकोनॉमीज मेनली, जिन्होंने इस तरह का फिक्स्ड या पेग्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम फॉलो किया है। दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कैसा होता है, इट इज़ कम्प्लीटली लेफ्ट टू द मार्केट। तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो मान लीजिए डॉलर है और रुपया है इकॉनमी में, तो अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई, रुपए की डिमांड कम हो गई, तो फिर रुपया कमज़ोर होने लगे, एंड वाइस वर्सा। तो दैट इज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग मार्केट एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में कैसा होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में तो मार्केट पे ही छोड़ा जाता है, बट इन सम केसेज द गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन्स नाउ एंड देन, ताकि करेंसी को स्टेबल रखा जा सके। इंडिया के अंदर मैनेज्ड एक्सचेंज रेट फॉलो होता है, यानी कि नॉर्मल टाइम में तो मार्केट पे ही छोड़ा जाता है, बट कभी कभार हमारी आरबीआई जो है, अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है तो मार्केट में डॉलर रिलीज कर देती है। कभी कभार रुपया बहुत मजबूत हो रहा है तो मार्केट से थोड़ा बहुत डॉलर को वो सिक्विस्टरेट या कैप्चर कर लेती है। तो इस तरीके से कभी कभार आरबीआई प्लेज सम रोल इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द करेंसी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। तो दुनिया के कई सारे देश ये मैनेज्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम भी फॉलो करते हैं। कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी देख लीजिए। अगर करेंसी का दाम गिर रहा है, यानी कि करेंसी कमज़ोर हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर करेंसी, और वो अगर मार्केट फोर्सेस के कारण कमज़ोर हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर सरकारें जानबूझ करके उसको कमज़ोर कर रही हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, देन इट इज़ नोन एज डिवैल्यूएशन। वैसे ही अगर कोई करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, इफ़ द करेंसी इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड, और अगर मार्केट फोर्सेस के कारण स्ट्रांग हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन। अगर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के कारण स्ट्रांग हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया, आई होप आप सबको याद होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो देखिए, हमारा देश की करेंसी रुपी जो है वो ऑल टाइम लो, लगभग रिकॉर्ड लो प्राइस पे चल रही है, ₹77 पर डॉलर। तो ये काफ़ी लो नीचे गिर गया है, हमारा रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया है, ₹77 पर डॉलर। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है मेनली रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सप्लाई को एक सेटबैक लगा है, कंस्ट्रेंट डेवलप हुए, और ऑयल सप्लाई को सेटबैक लगने के कारण ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं, महंगे हो गए हैं क्रूड ऑयल। और इंडिया ज़्यादातर अपना क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, लगभग 80% तक अपना क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करके मीट करता है। तो इस कारण से इंडिया की इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, और इसी कारण से हमारे देश से, चूँकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, तो बहुत सारा डॉलर बाहर जा रहा है, और चूँकि डॉलर बाहर जा रहा है
तो इस कारण से रुपए की तुलना में डॉलर की संख्या कम हो गई है और इसी कारण से डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो इसी तरीके से तो डिसाइड होता है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में। तो डॉलर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई इंपोर्ट बिल और इसी कारण से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। दूसरा कारण है कि चूंकि रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के कारण पूरे दुनिया भर के शेयर मार्केट में लोगों को लॉस हो रहा है, इंक्लूडिंग द शेयर मार्केट इन इंडिया, एंड दैट इज़ वाई हमारे देश के अंदर जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनमें से कई सारे पुल आउट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अवे देयर मनी बैक, और इसी कारण से बहुत सारा डॉलर हमारे देश से बाहर जा रहा है, जिस कारण से डॉलर की कमी हो रही है, रुपया रिलेटिवली ज़्यादा हो रहा है और इस कारण से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। अभी इसी चीज़ को रोकने के लिए लगातार डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, यानी कि डॉलर की संख्या घटते जा रही है, रुपया बढ़ता जा रहा है रिलेटिवली। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी आरबीआई ने एक्शन लिया है और वो लेकर के आए हैं डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन। तो डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन में क्या करेंगे आरबीआई कि आरबीआई ने कुछ डॉलर्स बेचे हैं हमारे देश के बैंक्स को, लगभग 5 बिलियन डॉलर्स हमारे बैंक्स को बेचे हैं, यानी कि आरबीआई ने डॉलर्स रिलीज़ किए हैं इंडियन इकॉनमी में, और उसके बदले में तो इन्होंने डॉलर रिलीज किया और उसके बदले में उन्होंने कुछ रुपया एब्जॉर्ब कर लिया। तो डॉलर देंगे बैंक को, अगर डॉलर बेचा तो उसके बदले में रुपया लेंगे ना, इसी को कहा गया है डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन। तो डॉलर के बदले में रुपया स्वैप किया है आरबीआई ने। तो क्या किया, डॉलर दिया 5 बिलियन डॉलर का अलग अलग बैंक्स को और उसके बदले में रुपया ले लिया, जो भी उसके इक्विवेलेंट वैल्यू इसकी रुपीज़ होगी वो ले लिया। तो इससे हुआ क्या कि मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, रुपये का सप्लाई घट गया, और उससे उम्मीद की जा सकती है कि डॉलर थोड़ा कमज़ोर होगा रुपये की तुलना में और रुपया रिलेटिवली मजबूत होगा। तो जो 77 पे चला गया है वो कुछ हद तक मजबूत होकर के 75 तक आ सकता है। सो दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ रुपी, दिस डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन। ये डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि करके बस ख़त्म। तो आज बैंक्स को हमने बेचा है डॉलर, उसके बदले में आरबीआई ने रुपया लिया है, तो इसका एक पीरियड है 3 महीने 4 महीने का। 3-4 महीने बाद वापस से आरबीआई को रुपया देना होगा और डॉलर लेना होगा। सो दिस आरबीआई हैज़ अग्रीड टू बाई बैक द डॉलर्स एट एंड ऑफ स्वैप सेटलमेंट पीरियड। एक बार मुझे अब सारे स्टूडेंट्स बताना कि क्या आपको ये आर्टिकल समझ आया कि नहीं आया, और ख़ासकर जिनको इकोनॉमिक्स बेसिक कंप्लीट हो चुकी है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि क्या आपको ये मार्केट ओरिएंटेड कैसे प्राइस बढ़ता घटता है और कैसे आरबीआई इसको स्टेबलाइज करती है करेंसी को, ये समझ आया कि नहीं आया। The next article is about motor vehicle agreement and this topic is important from our syllabus GS paper to international relations perspective। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, सार्क तो आपको पता है, साउथ एशिया के 8 कंट्रीज ने मिल करके ये रीजनल ग्रुपिंग बनाई है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर मेंबर ऑफ दिस सार्क कंट्रीज़। अब सार्क कंट्रीज़ में एक प्रपोजल आया गया था, इंडिया ने ही वो प्रपोजल आया था 18th सार्क समिट में, जो नवंबर 2014 में हुआ था काठमांडू में। इंडिया ने प्रपोज किया था सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के हिसाब से कैसा होता कि इन तमाम जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं सार्क के मेंबर, वहाँ पे आराम से कार्गो या पैसेंजर व्हीकल्स एक देश से दूसरे देश में जा सकते थे। Cargo vehicle or passenger vehicles could easily move from one country to another country had this motor vehicle agreement been signed at SAARC platform। तो आराम से आप यहाँ से बस में बैठते, आप बस से पाकिस्तान जा सकते थे, अफगानिस्तान जा सकते थे, एंड वाइस वर्सा, बांग्लादेश जा सकते थे ट्रेन में, या यहाँ पे आपका ट्रक में माल लोड हुआ, अफगानिस्तान बांग्लादेश जा सकता था अगर ये सार्क मोटर व्हीकल अग्रीमेंट साइन हो जाता तो। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इसको ब्लॉक कर दिया। जरूर पाकिस्तान ने चाइना के इंसिस्टेंस पे ब्लॉक किया होगा, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में आपस में ट्रेड डेवलप हो और इनके बीच में कोऑपरेशन स्ट्रांग हो। तो अगर ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हो जाता तो नेचुरली ट्रेड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में, और उससे फिर इंडिया जो को फ़ायदा होता, इन सारे कंट्रीज से इनका हमारा रिलेशन स्ट्रांग होता, और चाइना का फिर रिलेशन इन कंट्रीज़ के का कमज़ोर हो जाता, चाइना का रिलेशन विद दीज कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो इसी कारण से पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया। हो सकता है ऑफकोर्स चाइना के इंसिस्टेंस पे किया होगा। तो उसके बाद से इंडिया ने कैसा अप्रोच अपना लिया, पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ऐसे वैसे करके ब्लॉक कर दिया। तो फिर इंडिया ने शुरू किया
2015 में, 2014 में तो पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया इस 18 सार्क समिट में। 2015 में इंडिया ने सब रीजनल ग्रुपिंग बनाई, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, यानी कि इंडिया ने प्रपोज किया कि हम 4 देश मिलकर के ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और इसको नाम दिया गया BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो 2015 में जब ये प्रपोज किया गया सब रीजनल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, इंडिया ने प्रपोज किया था कि चलिए सार्क पे तो नहीं हो पा रहा है, हम लोग 4 मिलकर के मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन कर देते, तो उस टाइम में भूटान ने अग्री कर लिया था। लेकिन बाद में भूटान इससे पुल आउट कर गया, क्योंकि भूटान देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे कम फोकस करता है, वो ओवरऑल हैप्पीनेस पे या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो भूटान को ऐसा लगा कि अगर ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो कई सारे टूरिस्ट्स उसके देश में आएंगे और फिर इधर उधर गंदगी फैलाएंगे, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन करेंगे, और जो भूटान नहीं चाहता था। दैट इज़ वाई भूटान इनिशियली अग्रीड बट लेटर ऑन इट डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया मोटर व्हीकल नेटवर्क, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। अब करंट न्यूज़ ये है कि 2015 में प्रपोज किया गया था, 2014 में तो सार्क पे प्रपोज किया गया था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, वो फेल हो गया। 2015 में BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट प्रपोज किया गया, लेकिन भूटान ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया बाद में, इसलिए अभी तक ये साइन नहीं हो पाया। लेकिन अब न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि बाकी के जो 3 देश हैं, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, ये आपस में मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जल्दी ही साइन करने वाले हैं और उसके लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो इसी महीने के एंड में, मार्च महीने के एंड में बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है और बिम्स्टेक में ये तीनों ही देश मेंबर हैं, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। तो उम्मीद है कि बिम्स्टेक के मीटिंग के ही साइडलाइंस पे ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए। बिम्स्टेक के बारे में भी जरा देख लेते हैं। बिम्स्टेक भी एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसके ये तमाम मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। दीज आर बिम्स्टेक कंट्रीज। 1997 में इसको बनाया गया था, इसीलिए 2021 में इसका सिल्वर जुबली मनाया गया। दैट वाज 17th बिम्स्टेक मीट दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, अटेंडेड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about removing license regime. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. काफ़ी सरल सा न्यूज़ है। असम सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि पंचायत रीजन में जो भी, यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले एरिया में अगर कोई भी इंसान नया बिजनेस खोलना चाहता है तो उसको कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। No trade license required to open business establishment in areas governed by panchayat. This decision has been taken to provide ease of doing business to the local entrepreneurs. तो ज़्यादा आसानी से लोकल एंटरप्रेनर्स बिजनेस कर पाए। पहले कैसा होता था कि उनको पंचायत प्रेसिडेंट से एक लाइसेंस लेना होता था पंचायत एरियाज़ में उनको बिजनेस खोलने के लिए, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। नो ट्रेड लाइसेंस वुड बी रिक्वायर्ड, बट अगर किसी को लीकर शॉप खोलना है या बार खोलना है तो फिर पंचायत एरिया में लाइसेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ और भी किसी बिजनेस के लिए आपको पंचायत में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी सवाल आ जाए असम इकॉनमी पे या रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए असम सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, तो आप लिख सकते हैं कि हाल फिलहाल में असम सरकार ने लाइसेंस रिजाइम को ख़त्म कर दिया इन रूरल एरियाज फॉर ओपनिंग अ न्यू बिजनेस दैट कुड बी सीन एज ए इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टू प्रमोट रूरल एम्प्लॉयमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पाल धाधवाव किलिंग्स या मसाकर। ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पीटी एग्जाम में आ जाए। देखिए क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि 7 मार्च जो बीता हुआ 7 मार्च है उसको गुजरात सरकार ने 100 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन में, या मार्क सेलिब्रेशन तो नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स आई एम सो सॉरी, सेलिब्रेशन नहीं कह सकते इसको क्योंकि इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इस इंसिडेंट को याद करते हुए, मार्क करते हुए, और गुजरात सरकार ने इसके 100 साल मार्क करते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया है। और गुजरात सरकार ने कहा है कि ये जो 7 मार्च का दिन है, दैट डे, जिस दिन पाल धाधव मसाकर या किलिंग हुआ था 100 ईयर्स अगो, दिस मसाकर वाज इवन बिगर दैन जलियांवाला बाग मसाकर। तो क्या है पाल धाधव मसाकर, वो भी ज़रा देखते हैं। 7 मार्च 1922 यानी कि एग्जैक्टली 100 साल पहले गुजरात के अंदर, जो आज का गुजरात है उस टाइम में ईदर स्टेट कहते थे उसको, गुजरात के अंदर पाल, चितरिया एंड धाधवा विलेज के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू टैक्स। और इस प्रोटेस्ट को, इस पाल धाधवा
विलेज के अंदर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे मोतीलाल तेजावत, जो कि एक ट्राइबल लीडर थे। और मोतीलाल तेजावत को ब्रिटिश सरकार वैसे भी ढूंढ रही थी, दे वर ऑन हंट ऑफ मोतीलाल तेजावत। जब उनको पता चला कि ये जो मूवमेंट है एक ही मूवमेंट पाल धादव गांव में, जहाँ पे मोतीलाल तेजावत इसको लीड कर रहे हैं अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू, ब्रिटिशर्स को पता चला तो ब्रिटिशर्स की पूरी फौज पहुंच गई मोतीलाल तेजावत को पकड़ने के लिए। अब मोतीलाल तेजावत के इशारे पे फिर ट्राइबल लोगों ने अपने तीर कमान निकाल लिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उसके खिलाफ फिर ब्रिटिशर्स ने फायरिंग शुरू कर दी और लगभग 100 से 1000 से भी ज़्यादा भील ट्राइबल्स मारे गए। उस टाइम में तो मोतीलाल तेजावत बच के निकल गए वहाँ से। बाद में मोतीलाल तेजावत ने इसी जगह को, ये पाल धादव गांव पे जहाँ पे ये मैसाकर हुआ था, उस जगह को उन्होंने नाम दिया वीर भूमि। तो ये सब कुछ चीज़ें याद रखना। इस बार न्यूज़ में आ गया पाल धादव किलिंग या मैसाकर, यूपीएससी पीटी में आ सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मुलगांवकर प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट और रिलेटेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Which of the following statement is true? Only Supreme Court can start suo motu case of contempt of court. This is wrong. Contempt of court is defined in the Constitution. This is also wrong. So the correct answer is option D. OTT platform, these are emerging businesses that utilizes internet to bypass traditional infrastructure. Absolutely correct. The digital content provided through OTT is not regulated by Government of India. This is wrong. So the correct answer is option A. And very recently, which of the following countries have lakhs of people either suffered from severe famine or acute malnutrition, died due to starvation caused by war, ethnic conflict? Correct answer is option D, Yemen and South Sudan. That's all from our side for today. Thanks for watching.